इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाला है आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। इससे पहले आपको यह समझना होगा कि इस बार कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ कुछ चेंज कर दिया गया है और इन चेंज के अंदर क्या क्या हुआ है मैं आपको ये भी बताऊंगा। साथ ही लिखने का जो फॉर्मेट है इसमें भी बदलाव आया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें से आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है। अगर आप देखोगे तो इनमें ज़्यादातर बच्चों ने जो सब्जेक्ट लिया है मेजोरिटी में पॉलिटिकल साइंस सभी के पास होता है। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इन सभी सब्जेक्ट्स की मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा विद आंसर के साथ। मैं पिछले 10 सालों से जितने भी सोल के स्टूडेंट्स हैं या डीयू के रेगुलर के स्टूडेंट्स हो, एनसी वेब के हो या इग्नू के हैं, मैं उन सभी स्टूडेंट्स को गाइडेंस देता हूँ। एग्जाम से पहले आप सभी को ऐसी वीडियोस देता हूँ ताकि आप इन वीडियोस को देखकर जस्ट पास हो जाओ यार। एटलीस्ट आपको ये फील भी ना हो कि हम ओपन स्कूलिंग में हैं और हमारा कोई माई बाप नहीं है, डेट मीन्स हमें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट से। बाकी और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं एग्जाम से पहले मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर करवा दूंगा। बहुत ईजी है, टेंशन आपको नहीं लेना, बस जैसा जैसा बता रहा हूँ मैं सिंपल आपको वैसा ही करते जाना है। तो टॉपिक में सबसे पहले हम एक नज़र सिलेबस पर डाल लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आपको ये पढ़ना है कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। और ये चीज़ अगर आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th के अंदर तो हमारे पास 2 बुक हुआ करती थी। जो दूसरी बुक थी पतली वाली बुक, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा राजनीतिक क्या है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार। याद आया सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th के अंदर। एक बुक तो मोटी वाली थी जिसमें हम संविधान कब क्यों और कैसे तैयार हुआ है ये चीज हमने उसमें पढ़ा था। बट जो पतली वाली बुक थी हमने ये चीज उसमें पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर उसी पतली वाली बुक को हम एलोबरेट करके पढ़ेंगे। और अब आप ग्रेजुएशन में हो तो इसमें पढ़ने का लिखने का सारा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो वो सारी बातें बताऊंगा मैं, प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। फिर इसके बाद सेकंड यूनिट में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार और थर्ड यूनिट में आपसे 2 चीज़ें पूछी गई है। तो मैंने क्या किया है, इन सभी यूनिट्स में से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं विद आंसर के साथ आपको बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। और इनमें जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, राजनीति क्या है। राजनीति की उदारवादी और मार्क्सवादी समझ की विवेचना कीजिए। अब आपको इसमें यह ध्यान रखना है जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहले आपको यह देखना है कि उस एक क्वेश्चन के अंदर 2 बातें ना पूछी गई हो। अगर 2 बातें पूछी गई है तो आपको दोनों का ही आंसर देना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे 20 मार्क्स का है। और लिखने का फॉर्मेट सबसे पहले आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना है, देन उसके बाद थिंकर के व्यूज लिखना है, जैसे कि राजनीति क्या है, अलग अलग लोगों के द्वारा क्या क्या स्टेटमेंट दी गई है। वही लोग पॉलिटिकल साइंस के अंदर थिंकर्स कहलाते हैं, जिनको हिंदी में हम विचारक कहते हैं। एग्जाम में आंसर कैसे लिखते हैं मैंने अपनी इस वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना आप, इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थिंकर के व्यूज बताने के बाद आपको कुछ डायग्राम्स बनाना होता है आंसर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लो मैंने लिख दिया राजनीति क्या है यानी कि पॉलिटिक्स क्या है, तो सिंपल पहले ये लिख दीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लेंगे, ठीक है। मैं टॉपिक को इजीली समझा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि टॉपिक को अगर मैंने आपको रटने बोल दिया तो सुबह पढ़ोगे शाम को भूल जाओगे, और एक बार समझा डाला तो लाइव झिंगा लाला। अपने बच्चों तक को पढ़ाओगे, जिंदगी में कभी भूलने ही वाले नहीं हो आप। इसलिए तो डायग्राम में क्या बनाना होता है, सिंपल आप उस टॉपिक को लिखिए और इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे कि राजनीति का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम वाद विवाद पे चर्चा करते हैं, इसके अंदर हम डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं यानी कि निर्णय लेते हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, स्टेट के द्वारा जो रूल्स बनाया जाता है हम उसकी बात करते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो एक एक करके आपको इस तरीके से डिस्क्राइब कर देना होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर टीचर्स बिल्कुल भी ये नहीं देखेंगे कि कितने सीट्स आपने भर दिए, टीचर्स सिर्फ ये देखेंगे कि आपने कंटेंट में जो लिखा है उसमें कितना है दम, तभी आपको मार्क्स मिलने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो डायग्राम्स को में प्रेजेंट करने के बाद आपको टू द पैराग्राफ में आंसर लिखना है। क्लास 12 तक क्या होता था, हम टू द पॉइंट्स में आंसर लिखते थे, लेकिन अब क्या करना है आप सभी को, टू द पैराग्राफ में आंसर लिखना है। मान लो कि एक पैराग्राफ के अंदर 6-7 लाइन्स लिख दी, फिर पैराग्राफ चेंज, उसके बाद लाइन चेंज करके फिर एक पैराग्राफ लिख दिया हमने। तो पैराग्राफ में आंसर देने के बाद उसमें मेन कंटेंट आपको लिखना है, उसके बाद आपको चीज़ों की क्रिटिसिज्म करना है। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, आलोचना करना है। आलोचना करने के बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। इस तरीके से ये फॉर्मेट होता है इसका। इंट्रोडक्शन, थिंकर के व्यूज देना है आप सभी को, टू द पैराग्राफ में आपको आंसर लिखना है, क्रिटिसिज्म या इवैल्यूएशन देना है, और सबसे लास्ट के अंदर कंक्लूजन देना है यानी कि निष्कर्ष देना है। तो ये इसका फॉर्मेट होता है। ये बातें अगर मैं आपको नहीं बताता, वही चीज़ आप फॉलो करते हुए चले जाते, तो आप सोचते कि मैं लिख कर तो आया था, एग्जाम में मार्क्स क्यों नहीं मिले, क्योंकि आपने वो तरीका नहीं अपनाया जो टीचर्स चाहते हैं ग्रेजुएशन के अंदर
क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब मैं आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को समझा देता हूँ। बाकी जो मैंने वीडियोस बनाई हुई है मैंने चैप्टर वाइज समझाया हुआ है, तो उन चैप्टर्स के लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि उन टॉपिक्स को भी आप क्लियरली समझ जाओ। देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो राजनीति क्या है, तो इसमें आपको सिंपल राजनीति क्या है इसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन मार्क के बाद क्या पूछा गया है देन ये बताना है। इसमें दो चीजें पूछी गई है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं सिर्फ यहीं तक समझते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं। ये उनको लगता है कि व्हाट इज पॉलिटिक्स में सब कुछ कवर हो गया, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले क्या है राजनीति। राज का मतलब होता है राज्य, और नीति का मतलब होता है पॉलिसी, यानी कि स्टेट के द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है उसको ही हम पॉलिटिक्स कहते हैं। ये इसका पहला डेफिनेशन है। दूसरा इसका डेफिनेशन ये है जिस भी जगह वाद विवाद पे बात की जा रही है, चर्चा किया जा रहा है, ग्रुप डिसीजन लिया जा रहा है या डिसीजन मेकिंग का काम किया जा रहा है, समस्याओं के समाधान के लिए जब भी कोई ग्रुप डिस्कशन होता है, यानी कि इंडिविजुअल नहीं ग्रुप डिस्कशन, सामूहिक रूप से कोलेक्टिव रूप से अगर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल कर आए, इसी को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। तो पॉलिटिक्स का जो डेफिनेशन है एंशिएंट टाइम पे, मिडिएवल टाइम पे एंड मॉडर्न टाइम पे चेंजेस होते रहे। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें, एंशिएंट मतलब काफ़ी पुराने टाइम पे, जब एरिस्टोटल, प्लेटो, सुकरात इन सब का टाइम हुआ करता था, तो यूनान जिसको आज हम ग्रीक कहते हैं, यूनान के अंदर कुछ स्टेट हुआ करते थे, जैसे एथेंस, स्पार्टा, जैसे भारत में दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड ये सब स्टेट का नाम है, वैसे ही यूनान के अंदर भी स्टेट हुआ करते थे, एथेंस और स्पार्टा, कुछ ऐसे स्टेट थे। तो एथेंस वगैरह के अंदर लोकतंत्र हुआ करता था। यहीं से पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी की शुरुआत मानी जाती है, और पॉलिटिक्स के फादर एरिस्टोटल को कहा जाता है। तो जो पॉलिटिक्स है ये ग्रीक भाषा के पोलिस से बना है, और पोलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट, यानी कि जो आज के हमारे स्टेट हैं उन्हीं को यूनान के अंदर सिटी स्टेट कहा जाता था। हिंदी में कहें तो नगर राज्य कहा जाता था। और इन नगर राज्य के अंदर, यानी कि स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जा रही है इसी को पॉलिटिक्स कहा जाता था। ये प्राचीन यूनान यानी कि एंशिएंट यूनान के टाइम पे जो डेफिनेशन हुआ करती थी पॉलिटिक्स की ये है। लेकिन जो सभी लोग जो कर रहे हैं अगर उसी को पॉलिटिक्स मान लिया जाएगा तो इसमें क्या होगा, पॉलिटिक्स का जो मेन मकसद है वही पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब है सार्वजनिक कल्याण, यानी कि जब पब्लिक वेलफेयर की बात हो रही है तो उस टाइम पे पॉलिसीज बनाई जाती है और उसी जगह पे हम पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिक्स का मतलब हम डिसीजन लेते हैं, हम पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। जब भी मैं हम कह रहा हूँ, हम का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से है, हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से है, प्रशासन से है, हमारी गवर्नमेंट से है, हमारी सरकार से है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज से है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए तो इस तरीके से राजनीति क्या है अब आपको ये समझ में आ गया। तो एंशिएंट टाइम में ये डेफिनेशन थी, एरिस्टोटल के टाइम पे हुआ करता था ये। आगे मॉडर्न टाइम आया, हमने इसके अंदर पावर का कॉन्सेप्ट जोड़ दिया, पॉलिटिक्स और पावर अब एक हो गया। पॉलिटिक्स यानी कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं लोग उसको इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि सरकार के पास पावर है। अब जब डिमोनेटाइजेशन जब किया गया था हम इसको फॉलो नहीं करते, नोटबंदी के टाइम पे हम नोट चेंज करवाने नहीं जाते, तो सरकार के पास पुलिस का डंडा है, जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, अपनी बातों को मनवाने का पावर है सरकार के पास। और इसी पावर के लिए पॉलिटिक्स में संघर्ष होता है। मेरे पास इतनी पावर है, कोई कहता है कि नहीं मुझे ये पोस्ट चाहिए, तो सभी लोग अपर पोस्ट के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए, कोई प्राइवेट जॉब में, कोई हायर सैलरी के लिए, तो सभी जगह पे संघर्ष हो रहा है। तो स्ट्रगल फॉर पावर दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स मतलब आज जितने भी जगह पे संघर्ष हो रहा है हम इसी को पॉलिटिक्स के अंदर देखते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो पॉलिटिक्स सिर्फ वो नहीं है जो राजनेता करते हैं या धरना प्रदर्शन हड़ताल करना या अपोजिशन के द्वारा सिर्फ सरकार को क्रिटिसाइज करना, सिर्फ पॉलिटिक्स ये नहीं होता। ये पॉलिटिक्स का एक पार्ट जरूर होता है, लेकिन पॉलिटिक्स एक पब्लिक वेलफेयर के लिए, जिसको हम अच्छी पॉलिटिक्स कहते हैं। क्योंकि डर्टी पॉलिटिक्स उसे कहा जाता है जब हम अपने सेल्फ के लिए काम कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं हम उसके अंदर अपने स्वार्थ को देख रहे हैं, भाई इसमें मेरा क्या फायदा, अपना फायदा ना देखकर जब हम देश की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड गुड पॉलिटिक्स। क्लियर है यहाँ पे। तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है इसको मैंने अपने इस वाली वीडियो के अंदर बिल्कुल पोस्टमार्टम करके समझाया हुआ है, बिल्कुल गजब तरीके से। तो इस वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैंने आप सभी को ऑल वीडियोस लिंक एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करोगे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के सीक्वेंस में वीडियोस आ जाएगी। तो आपको उन वीडियोस को देखना है। बट इन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है मैं पहले ये क्लियर कर दूं, देन आपको उन वीडियोस को जाके देखना है। ठीक है, चलिए ये हमारा क्लियर यहाँ पे हो गया। इसके बाद क्या है, राजनीति की उदारवादी और मार्क्सवादी समझ की विवेचना कीजिए। व्हाट इज पॉलिटिक्स के बाद इसमें आप दो अप्रोच पूछा गया है, एक लिबरल अप्रोच, एक मार्क्सिस्ट अप्रोच। इनका मतलब क्या होता है, देखिए जितने भी अप्रोचेस हैं ये डिफाइन करते हैं कि स्टेट को क्या करना चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए, या स्टेट का नेचर कैसा होना चाहिए। स्टेट का मतलब यहाँ से है सरकार से, गवर्नमेंट से, कि स्टेट को क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए दुनिया भर के अंदर दो ऐसी आइडियोलॉजी जिनका अपना अपना मानना है। जैसे कि हम बात करते हैं पहले उदारवाद, जिसको हम लिबरलिज्म कहते हैं। और 16th सेंचुरी के अंदर, मतलब मान लो 1500 से लेकर आज तक का जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, इसमें उदारवाद के द्वारा ये कहा गया, उदारवाद डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। उदारवाद का ये कहना है कि स्टेट मिनिमम वर्क करे और मैक्सिमम वर्क, यानी कि ज़्यादातर काम लोग खुद कर लेंगे। अगर स्टेट काम करता है तो इससे लोगों की जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, वो खतरे में आ जाएगी। इसलिए लिबरलिज्म हमेशा लिबर्टी को प्रमोट करने की बात करता है। और इसी वजह से लिबरलिज्म जो है ये कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद को बढ़ावा देता है ताकि प्राइवेट सेक्टर प्रमोट हो। उदारवाद लिबर्टी को ज़्यादा प्रमोट करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये डेमोक्रेसी की बात करता है, ना कि डिक्टेटरशिप की बात करता है। स्टेट, राज्य जो है वो कम से कम काम करे। स्टेट का मतलब यहाँ पे सिंपल सरकार से ही आपको ध्यान रखना है। उदारवाद का सिंपल ये कहना है कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो कम से कम होना चाहिए। ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो पब्लिक सेक्टर के पास होना चाहिए। अंबानी अडानी है ना, हम जैसे प्राइवेट लोगों के पास होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के पास ज़्यादातर इंडस्ट्रीज होगी तो लोगों का जो लिबर्टी है वो खतरे में आ जाएगा। इसलिए तो ये है लिबरलिज्म, यानी कि कैपिटलिज्म का प्रमोट करते हैं ये। स्टेट को मिनिमम वर्क करना चाहिए। तो यही चीज़ चला आ रहा था 1500 से लेकर मान लो आगे कंटिन्यू चला आ रहा था। इसमें काफ़ी सारे थिंकर्स हुए। हॉब्स हुआ, जॉन लॉक हुआ, जेएस मिल हुआ, जॉन रॉल्स हुआ, हर्बर्ट स्पेंसर हुआ, डेविड रिकार्डो हुआ, ऐसे ही काफ़ी सारे थिंकर्स हुए। बट जॉन रॉल्स, हॉब्स, रूसो, मैकियावेली, ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो मैंने सारी बात बताई लिबरलिज्म के बारे में, ये इन सब का कहना था। लेकिन आगे चल के टाइम बीतता चला गया, प्राइवेट सेक्टर को जब प्रमोट करने लग गए लिबरलिज्म की वजह से, तो हुआ ये, जो अमीर थे वो अमीर हो गए और जो गरीब थे वो गरीब हो गए। क्यों? क्योंकि 1750 से लेकर 1850 के बीच में, 1850 तक, इनके बीच में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से मशीनीकरण का विकास हुआ, यानी कि जेम्स वॉट के द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार, इन्वेंशन कर दिया गया। अब अलग अलग तरीके से इन्वेंशन हुआ और जिनके पास पैसा था उन्होंने मशीनें खरीद ली, जिनके पास पैसा नहीं था वो बेचारे अभी तक हाथ से काम कर रहे थे। वो गरीब के गरीब होते चले गए, अमीर अमीर होते चले गए। अब क्या हुआ, 1800 आते आते दुनिया भर के अंदर दो क्लासेस में लोग डिवाइड हो गए, एक अमीर और एक गरीब। और इन गरीबों को ही हम मजदूर, किसान या बैकवर्ड क्लास के रूप में जानते हैं। लेकिन इन अमीरों के द्वारा इनका शोषण बढ़ता चला गया। ये क्या करते हैं, अमीर इनसे काम करवाते, मजदूरी कम देते, घंटे ज़्यादा काम करवाते। इसी वजह से दुनिया के अंदर एक और आइडियोलॉजी आ गई। इस आइडियोलॉजी का नाम था मार्क्सवादी, यानी कि मार्क्सिज्म। इसका ये कहना था कि दुनिया भर में जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद मतलब जो कैपिटलिज्म है, जहाँ पे कैपिटलिस्ट, पूंजीपति, पैसे वाले लोग जो गरीबों का शोषण करते हैं, इस आइडियोलॉजी यानी कैपिटलिज्म को हमें खत्म कर देना है। और दुनिया भर के सभी मजदूर, किसान एक होकर इन सभी के जो रिसोर्सेज है उसको छीनकर सभी में इक्वलिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो मार्क्सिज्म यानी कि मार्क्सवाद, ये जो आइडियोलॉजी है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। और कार्ल मार्क्स कौन था? कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था, जिसका जन्म कब हुआ था? 1818 में जर्मनी में हुआ था। और ये चीज़ उसने फील किया उस टाइम पे कि अमीर गरीब का जो फासला बढ़ा है, इससे शोषण बढ़ रहा है। इसी वजह से इसने इक्वलिटी की बात करी। और लिबरलिज्म जहां स्टेट को मिनिमम वर्क करने की बात करता था, मार्क्सवाद इसके ठीक अपोजिट था। इसने कहा कि जितने भी सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर ना होकर पब्लिक सेक्टर होगा। पब्लिक दैट मीन्स सभी चीज़ों पे सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। सरकार मतलब राज्य का कंट्रोल होना चाहिए। और राज्य पे अमीरों का अधिकार होता है। इसलिए जब तक मजदूर, किसान शासन करना ना सीख जाए, जब तक ये राज्य रहेंगे। और जिस दिन मजदूर, किसान को शासन करना आ जाएगा, हम स्टेट को भी खत्म कर देंगे। तो मार्क्सवादी समाजवाद की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं। ये सोशलिज्म लाना चाहते हैं। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, लेनिन, स्टोलिन, माओ त्से-तुंग, ये सब नाम सुना होगा आप सभी ने। ये सब कार्ल मार्क्स यानी कि मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है इसको प्रमोट करने वाले हैं। ये समाजवाद लाना चाहते हैं और ये साम्यवाद लाना चाहते हैं। साम्यवाद का मतलब क्या होता है? कम्युनिज्म। ये दो आइडियोलॉजी लेकर आना चाहते हैं। बट दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था 1917 के अंदर, जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, रूसी क्रांति हुई थी, जब लेनिन ने दुनिया भर के अंदर पहली बार मार्क्सिज्म को इंट्रोड्यूस किया था प्रैक्टिकली रसिया के अंदर। अब रूसी क्रांति के बारे में आपने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, जब कम्युनिस्ट पार्टी का शासन स्थापित हुआ था। और क्लास 12th के अंदर आपने कोल्ड वॉर पढ़ा होगा, जिसमें आपने ये समझा किस तरीके से दुनिया भर के अंदर दो आइडियोलॉजी, एक पूंजीवादी और एक समाजवादी के बीच में लड़ाई हुई थी। और इस आइडियोलॉजी की लड़ाई को ही हमने कोल्ड वॉर के नाम से भी जाना था। क्लियर है यहाँ पे? तो मार्क्सवादी यानी जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है, इनका दो पर्पस है। पहला, ये क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। क्लासलेस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे वर्ग विहीन हो, यानी कि कोई भी वर्ग ना हो, वहाँ पे अमीर गरीब का कोई क्लास ना हो। दूसरा क्या है?
स्टेटलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। ये ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जो राज्य विहीन हो। डैट मीन्स कोई राज्य नहीं हो, क्योंकि अगर राज्य है तो समझ लो अमीर लोग भी हैं, क्योंकि स्टेट अमीर लोगों की सुनती है। आप देखते हैं हमारे देश में क्या होता है, अपोजिशन हमेशा कहता रहता है कि सरकार तो बिक गई है, ये सरकार तो अंबानी अडानी इन सब का हाथ साथ देती है, इन सब के साथ चलती है। तो अक्सर देखते हो आरोप लगाते हुए, तो ये आरोप बहुत पहले कार्ल मार्क्स द्वारा लगा दिया गया था कि स्टेट के ऊपर अमीरों का हाथ होता है। तो अमीरों को खत्म करके स्टेट को खत्म करना होगा। हमने अमीर को खत्म कर दिया, उनके रिसोर्सेज को इक्वलिटी समानता के साथ सबको बांट भी दिया, लेकिन अगर स्टेट को छोड़ दिया तो यही स्टेट कुछ लोगों को साथ देकर उनको अमीर बना देंगे। इसलिए हमें स्टेट को खत्म कर देना चाहिए। जिसने भी कार्ल मार्क्स की थ्योरी नहीं पढ़ी उसने कुछ भी नहीं पढ़ा ग्रेजुएशन के अंदर। गजब की थ्योरी है, मजा आ जाएगा, सच कह रहा हूं मैं आप सभी को। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी मैंने पढ़ाया हुआ है, जरूर पढ़ लेना, मजा आ जाएगा यार। तो ये चीज मैंने आपको समझाया हुआ है अपनी इस वाले वीडियो के अंदर। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको व्हाट इज पॉलिटिक्स, इसके बाद आपको लिबरलिज्म, देन मार्क्सिज्म, इन दोनों का क्या कहना है स्टेट के बारे में ये बताना है। इसके बाद आपको आलोचना करनी है, देन कंक्लूजन देना है। फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश, क्लियर है हमारा। चलिए अब आते हैं अपने हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसके महत्व का औचित्य बताते हुए राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की विवेचना कीजिए। एक क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है, बट इन सभी का आंसर एक ही होता है, इसलिए मैंने इनको और में भी डाल दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता है, आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है। ये फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, इसका रिलेवेंस उसमें से पूछा गया आप सभी से, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, एंड इसका रिलेवेंस इसमें भी बताइए, एंड पॉलिटिकल थ्योरी और इसका नेचर और इंपॉर्टेंस बताइए। इसी क्वेश्चन को सेम यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। तो ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में भी आप सभी को पहले पॉलिटिकल थ्योरी को डिफाइन करना है, देन आप सभी को जो आगे पूछा गया इसको डिफाइन करना है। तो चलिए हम पहले जानते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या है, राजनीति का मतलब क्या होता है, ये तो हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा। सिद्धांत का मतलब क्या होता है अब हम देखने वाले इस वाले क्वेश्चन के अंदर। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं सिद्धांत का मतलब होता क्या है। सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में थ्योरी के नाम से जानते हैं, थ्योरी दो वर्ड से बना है। पहला थ्योरिया, थ्योरिया का मतलब होता है जो भी हमारे आसपास घटना घट रही है उसको थ्योरिया कहा जाता है, उसको समझने की क्रिया और प्रक्रिया। मान लो हमारे आसपास से घटना हुई, घटना क्या हुई कि एक बंदा रोड पे जा रहा था और पीछे से एक ट्रक आया, उड़ा दिया इसको, ये एक घटना हुई। इस घटना को कहेंगे हम थ्योरिया। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जाम में लिख मत देना, ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ बस। थ्योरिया को ही सैद्धांतिकरण यानी कि थ्योराइजिंग भी कहा जाता है, ध्यान रखें। चलिए, एंड दूसरा जो वर्ड है वो है थ्योरमा। थ्योरमा का मतलब क्या होता है कि इस घटना के बाद जो आउटकम निकल कर आया उसी को थ्योरमा कहा जाता है। मान लो ट्रक ने उस आदमी को उड़ा दिया, अब उसकी हड्डी टूटी या उसका पैर टूटा या वो इंसान ही पूरा उड़ गया है, धरती पर रहा या नहीं रहा, उसका जो आउटकम निकल कर आया, दैट मीन्स उसका निष्कर्ष क्या निकला, इसको कहा जाता है थ्योरमा। तो थ्योरी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक थ्योरिया और एक थ्योरमा। थ्योरिया का मतलब क्या घटना घटा है, जैसे सरकार के द्वारा रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया गया, उसको कितने लोगों को फायदा मिला, कितने लोगों को फायदा नहीं मिला, तो उस घटना को देखना एंड उसके बाद उसका क्या आउटकम निकला उसको कहा जाता है थ्योरमा। जैसे सरकार के द्वारा 3 फार्म बिल पास किए गए थे, वो एक घटना थी। अब उस घटना का परिणाम ये निकला है कुछ लोग उससे खुश नहीं हुए और 1 साल तक काफी उसका अपोज किया गया और निष्कर्ष क्या निकला कि मोदी जी आए और तीनों फार्म बिल को रद्द कर दिया। समझ में आ गया आप सभी को थ्योरिया और थ्योरमा का मतलब क्या होता है। तो इन दोनों को ही मिला के बना है हमारा थ्योरी। तो थ्योरी क्या करता है, थ्योरी का बेसिकली ये काम होता है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, इक्वलिटी यानी कि समानता, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, जस्टिस यानी कि न्याय, वो सारे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट पे जितनी भी घटनाएं घटी है उन सभी को स्टडी करना, उनको एनालाइज करना, उन सभी को क्रिटिसाइज करना, उनका इवैल्यूएशन करना यानी कि मूल्यांकन करना, विवेचन करना, टिप्पणी करना एंड डिस्कवरी करना। इन सभी चीज़ों को करने के बाद जो भी एक सेटिस्फैक्ट्री यानी कि एक संतुष्टि वाले जो आंसर निकल कर आया है वो आंसर ढूंढना, और जब तक ये नहीं हो जाता ये प्रोसेस चलता रहता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी का मेन काम क्या है, अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है उनको डिफाइन करना। डेमोक्रेसी के ऊपर कई सारे लोगों के अलग अलग थॉट्स हैं, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है वो होता है, लेकिन जब अब्राहम लिंकन के द्वारा अपनी डेफिनेशन दी गई, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन है, इसी को सबसे बेहतर डेफिनेशन माना गया। तो इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी अलग अलग कॉन्सेप्ट को हिंदी में अवधारणा ही कहा जाता है। तो जितने भी राजनीतिक अवधारणाएं हैं ये उनको डिफाइन करता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल थ्योरी।
और जब तक ये डिस्कवरी और डिफाइन करता रहेगा, जब तक ऐसा डेफिनेशन ना मिल जाए जिससे कि मोस्टली लोग उससे सेटिस्फाइड हो। क्लियर है यहाँ पे? तो पॉलिटिकल थ्योरी के भी मैंने बिल्कुल डीपली समझाया हुआ है, तो आप सभी को इस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, इस पे भी क्लिक करके आपको देख लेना है। पहले आपको कॉन्सेप्ट को मैं समझा दूं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्लिन द्वारा। ये बर्लिन जर्मनी का कैपिटल वाला बर्लिन नहीं है, इसाया बर्लिन एक थिंकर का नाम है। ग्रेजुएशन में या पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपने थिंकर्स के स्टेटमेंट नहीं डाले, आपका आंसर बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा और मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ थिंकर्स के नाम आपको पता होना चाहिए, उन्होंने किस बुक के अंदर कौन सी स्टेटमेंट दी है आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने ये लिख दिया, टीचर पागल हो जाएगा, सोचेगा बच्चा पढ़कर कहाँ से है, बच्चा बड़ा अच्छा है, फुल टू फुल मार्क्स तो इसको। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वह बर्लिन के द्वारा दी गई स्वतंत्रता की सकारात्मक एवं नकारात्मक अवधारणाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसी को और में इस तरीके से, इसी को और में इस तरीके से, और इसी को और में इस तरीके से पूछा जा सकता है। क्लियर है यहाँ पे? एंड इसी को मैंने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी बता दिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन के फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं बट आंसर उनका एक ही होने वाला है। तो पहले हमें ये समझना है कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है। मैं या आप, हम सब कब एक स्वतंत्र हैं? जब हम कोई काम करना चाहे, उस काम में कोई रुकावट ना डालें, वो सभी लीगल काम मैं कर सकूं जब मेरे पास एबिलिटी या जो मैं काम करने में सक्षम हूं। अगर कोई काम मैं नहीं कर पा रहा हूं या कोई उस काम में रुकावट डाल रहा है, दैट मीन्स उस टाइम पे मेरी जो लिबर्टी है वो खतरे में आ गई है। तो लिबर्टी के ऊपर दो फेमस थिंकर हैं जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। तो सबसे पहला जो है वो है J.S. मिल। इसकी बुक थी ऑन लिबर्टी। इसके अंदर इसने अपनी लिबर्टी के ऊपर कॉन्सेप्ट दिया है और इसने भी ये कहा कि लिबर्टी दो टाइप्स के हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव लिबर्टी। इसके बाद J.S. मिल की ही तरह बर्लिन के द्वारा भी लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया गया एंड इसको भी इसने टू टाइप्स में डिफाइन किया है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। तो पहले हम ये समझते हैं कि स्वतंत्रता का एक्चुअल मीनिंग क्या है, देन हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। चलिए हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्वतंत्रता है ये लैटिन वर्ड के लीवर से बना है और लीवर का मतलब होता है बंधनों का अभाव, यानी कि अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन, यानी कि किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन ना होना आपकी लिबर्टी को दर्शाता है। हम लिबरल हैं, दैट मीन्स हम स्वतंत्र हैं और हम पे अधिकार करने का अधिकार किसी को किसी ने नहीं दिया। जैसे कि जो उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म के जो फादर हैं जिनका नाम है जॉन लॉक, जॉन लॉक के द्वारा ये कहा गया कि एक इंसान को नेचुरल राइट्स मिले हुए हैं और इन नेचुरल राइट्स के अंदर तीन राइट्स आते हैं। एक आता है राइट टू लाइफ, एक आता है राइट टू लिबर्टी और एक आता है राइट टू प्रॉपर्टी। जॉन लॉक के द्वारा ये कहा गया ये तीनों वो राइट्स हैं जो एक इंसान को किसी इंसान के द्वारा या स्टेट या गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया गया। ये नेचर, भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु यानी कि ये गॉड के द्वारा दिया गया है और उनके द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं वो किसी के द्वारा छीना नहीं जा सकता। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अलग अलग थिंकर्स के द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें लिबर्टी को काफ़ी प्रमोट किया गया है और उदारवाद का जो सेंट्रल थॉट है यानी कि जो केंद्रीय विचार है उसमें लिबर्टी को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है लिबरलिज्म के अंदर। क्लियर है यहाँ पे? तो इस तरीके से जॉन लॉक के द्वारा राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रमोट किया गया। इसीलिए लिबर्टी का मतलब होता है बंधनों का अभाव, कोई बंधन ना होना जो आपको कोई भी काम करने से रोकता है। स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है, क्योंकि आप मिडिएवल पीरियड में देखोगे, एंशिएंट पीरियड में देखोगे तो कहीं ना कहीं लोगों को वो सभी राइट्स नहीं मिले हुए। जैसे राइट टू वोटिंग का राइट्स नहीं था। अगर आप देखोगे अरिस्टोटल का टाइम पे, पॉलिटिक्स का फादर तो अरिस्टोटल को कह दिया गया, लेकिन अरिस्टोटल ने अपने टाइम पे महिलाओं को, स्लेव्स यानी कि दासों को एंड बच्चों को और जो भी पॉलिटिकल रूप से अवेयर नहीं थे उन सभी को इसने पॉलिटिकल राइट्स देने से मना कर दिया। महिलाओं को पॉलिटिक्स का ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, इसलिए देना ही नहीं चाहिए और इसलिए एरिस्टोटल के उस टाइम पे ये थॉट्स हुआ करते थे। यही वजह है कि एंशिएंट और मिडिएवल यानी कि प्राचीन और मध्यकाल के अंदर लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है अपने राइट्स के लिए। और मॉडर्न टाइम में जब लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद का जब कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से प्रमोट होने लग गया तो होब्स, जॉन लॉक, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, डेविड रिकार्डो, अलग अलग थिंकर्स आए जिन्होंने लिबर्टी को प्रमोट करना स्टार्ट किया। इसलिए जो लिबर्टी यानी जो स्वतंत्रता है ये आधुनिक युग यानी कि कह सकते हो आप 1500 के टाइम से लेकर अब तक का जो टाइम चला आ रहा है इसको ही मॉडर्न पीरियड, और जो हमारा भी लेटेस्ट चल रहा है ये कंटेम्प्रेरी टाइम चल रहा है हमारा, ठीक है। तो आधुनिक युग की देन है ये यूनानी युग यानी कि एंशिएंट टाइम में और मिडिएवल टाइम में लोगों के पास इतनी लिबर्टी नहीं हुआ करती थी। चलिए क्वेश्चन में पूछा गया आप सभी से बर्लिन के विचार बताओ। तो बर्लिन के द्वारा ये कहा गया अपनी इस बुक के अंदर कि लिबर्टी के दो कॉन्सेप्ट है, पहला है नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब मैं जो भी काम करना चाहूँ वो काम मैं कर सकूँ, उस काम को रोकने के लिए कोई भी नहीं आएगा। अब वो चाहे काम लीगल हो या इलीगल हो,
उस काम में अगर कोई भी रुकावट डाल रहा है तो इससे मेरी जो लिबर्टी वो खतरे में आ जाएगी। इसलिए वो सभी काम जो मैं कर सकता हूँ वो मुझे करने दिया जाए। ये हो गया नेगेटिव लिबर्टी। लेकिन इसके बाद आता है पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर भी आप सभी को आज़ादी तो होगी, लेकिन अगर आपके काम से किसी दूसरों को दिक्कत होती है तो उस काम को रोकने के लिए स्टेट अपना डंडा लेकर आएगी और फुल दबा कर बजाएगी। क्यों? क्योंकि आपके उस काम के वजह से दूसरों को दिक्कत आ रही है। इसलिए इसको पॉजिटिव लिबर्टी कहा जाता है, जो कि आज हमारे देश और दुनिया भर के अंदर फॉलो किया जाता है। पॉजिटिव लिबर्टी इसलिए भी जरूरी है ताकि डिसिप्लिन के साथ देश को चलाया भी जा सके। तो वर्लिन के द्वारा ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ये सोशियो पॉलिटिकल थॉट्स के रूप में प्रेजेंट किया गया है। ये टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में डिफाइन किया गया है। जेम्स मिल के भी जो थॉट्स है लिबर्टी पे, ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के रूप में ही आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर सेल्फ रिगार्ड और अदर रिगार्ड के रूप में भी जाना जाता है। सेल्फ रिगार्ड यानी कि कोई ऐसे काम मैं जो कर रहा हूँ जिसका इंपैक्ट मुझ पर ही पड़ रहा है तो वो काम मुझे कर नहीं दिया जाए, इसको कहते हैं सेल्फ रिगार्ड, यानी कि मेरे खुद से संबंधित है, स्वयं संबंधित। लेकिन अदर रिगार्ड, अगर मेरे काम करने से किसी दूसरों को दिक्कत हो रही है तो उस टाइम पे उस काम को रोकने के लिए सरकार पॉजिटिव एक्शन ले सकती है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस प्रशासन कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना है। बाकी मैंने लिबर्टी के ऊपर जेम्स मिल या वर्लिन इन सब के थॉट्स अपने इस वाले वीडियो में बताया हुआ है, जो कि लिबर्टी के ऊपर है। मैंने जो आपको ऑल वीडियोस का लिंक दिए है उसमें आपको ये सारी वीडियोस सीक्वेंस में मिल जाएगी, ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो और एक एक करके वीडियोस आप लाइन से सारी वीडियोस देख डालो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं? अवसर की समानता से क्या तात्पर्य है? अवसर की समानता का विचार का विवेचना कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है। इसको यहाँ पे इंग्लिश में भी दे दिया गया है। आपको इसमें यह बताना है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, यानी कि एक समान व्यक्ति के लिए, यानी कि मान लो ये दो इंसान हैं ए और बी, ये दोनों ही दिखने में और इनकी एबिलिटी में एक ही है, यानी कि ये कोई हैंडीकैप या फिजिकल डिसेबल नहीं है, ये नॉर्मली हम सभी की तरह है। तो इसको भी वही दिया जाए जो इसको दिया जा रहा है, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज इक्वल हो, वो आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाते हो नहीं उठा पाते। जैसे कि यूपीएससी की हम बात करते हैं तो ग्रेजुएशन करने के बाद सभी स्टूडेंट्स, चाहे आपका बैकग्राउंड आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज का रहा हो, या आपने बीएससी किया हो, या आपने बीकॉम किया हो, चाहे जो भी आपने किया हो, दैट्स अप टू यू, बट आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो आप यूपीएससी दैट मीन्स आईएएस एग्जाम देकर आप सिविल सर्विस में जा सकते हो। इसलिए अपॉर्चुनिटी सभी को इक्वालिटी के साथ दी गई है। अब उसका फायदा आप कैसे उठा सकते हो ये आपको देखना है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये, अब यहाँ पे हम तीसरा बंदा जोड़ देते हैं जिसका नाम है एक्स। अब जरा ये देखिए आप, ये दोनों बिल्कुल इक्वल थे, यानी कि इनके हाथ पैर बिल्कुल सब कुछ ठीक थे, लेकिन इसी जगह पे अब हम इस बंदे को देखें। अब मान लो ये तीसरा बंदा जो है, मान लो इसका एक पैर है ही नहीं, है ना, ये मतलब कि एक ही पैर से चलता है। अगर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉर्चुनिटीज के रूप में सभी को वेल्थ यानी कि पैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और इसको 10 रुपये दिया जाता है, इसको भी 10 रुपये दिया जाता है, इसको भी 10 रुपये दिया जाता है, तो क्या ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, इनके लिए तो फायदेमंद है भाई। लेकिन अगर इसको भी इतना ही दिया जाता है तो उस कंडीशन में ये अपनी बीमारी पे खर्च करेगा, ये अपने उन दुख दर्दों को ठीक करने पे खर्च करेगा, तो कहीं ना कहीं इसका एक्सप्लॉइटेशन होगा इसमें। तो इसलिए इक्वालिटी का कंडीशन ये होगा जब इनको ये और इसको ये दिया जाए, ताकि ये रिसोर्स की वजह से इन दोनों से पीछे ना रह सके, ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को मिले और उसका सभी लोग फायदा उठा सके। भारत में जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स के तहत इक्वालिटी सभी को प्रोवाइड की गई है और इसमें कहा गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल है, यानी कि कानून की नज़र में हम सब समान हैं। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून की नज़र में भी हम सब समान हैं, एक इक्वल है, और अपॉर्चुनिटी भी सभी को एक इक्वल तरीके से दी गई है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ। अब वो एक एक्सेप्शन है जो रिजर्वेशन की बात है, बट ये चीज डिफाइन जरूर किया गया है। अब ये देखिए, ये है इक्वालिटी का कंडीशन, लेकिन वास्तव में जो समानता है यानी कि जो इक्वालिटी है, ये अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन करती है। ऐसा क्यों? मान लो इनको इसके ऊपर से देखना है उस तरफ, और इनको एक साइज दिया गया है, इस पर खड़े होकर भाई देख लो, तो ये भी देख लेगा, ये भी देख लेगा। भाई ये कैसे देख पाएगा? ये तो देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसको भी एक ही साइज का दिया गया है। तो वास्तव में इक्वालिटी की जगह इक्विटी होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? इसको मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये पहले से इतना बड़ा है कि इसके ये उस तरफ देख सकता है। इसको मिलना चाहिए, इसको एक देना चाहिए ताकि एक पे खड़ा होकर यूजर देख ले, इसको दो मिलना चाहिए क्योंकि कुछ ज़्यादा छोटा भाई, इस तरीके से देख ले भाई। तो इस तरीके से ये इक्विटी का कंडीशन है। तो आप सभी को इसमें दोनों कंडीशन को डिस्क्राइब करना होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दे देने से ही काम नहीं चलता, उसकी जो एबिलिटी है वो भी आगे निकल कर आए और आगे वो उसका फायदा उठा पाए।
इसी वजह से रिजर्वेशन दिया गया है। ये चीज़ आपको बताना है इसमें, क्लियर है। इसी वजह से इसमें रिजर्वेशन दिया गया है। अब रिजर्वेशन का जो पॉइंट है ये भी डिबेट का है, क्योंकि ये कहा जाता है ये कास्ट बेस पे ना होकर ये इकोनॉमिक बेस्ड होना चाहिए, ताकि जो इकोनॉमिकल रूप से काफ़ी वीकर क्लास है उनको इसका फायदा मिलना चाहिए। बट ऐसा है या नहीं है, ये डिबेट का एक इशू बनकर रह जाता है। इसलिए एक्चुअल में जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको अपनी इस वाली वीडियो में बताया हुआ है। इक्वालिटी को डिफाइन कर दिया बिल्कुल अच्छे तरीके से। जो मैंने आपको ओल्ड वीडियोज़ का लिंक दिया है उसी लिस्ट में आपको ये भी वीडियो मिलेगी, तो सीक्वेंस में आपको इस वीडियो को भी देख लेना है, इससे आपका समानता कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय को परिभाषित कीजिए, रोल्स के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस क्वेश्चन में भी दो चीज पूछा गया है, एक जस्टिस पे नॉर्मली आपको बताना है इसका मतलब क्या होता है, एंड रोल्स के आपको थॉट्स बताने हैं। इस क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के दिया जा सकता है, मैंने आपको वो सारे तरीके बता दिए हैं, क्लियर है। यहाँ पे एंड इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे और अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सको। इन सभी क्वेश्चंस को मैं डीपली इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इन टॉपिक को मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। इन टॉपिक्स को फिर से बताने के बजाय मैं उन टॉपिक्स को समझाऊंगा जिनकी वीडियोस मैंने अभी तक नहीं बनाई है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपके अभी रह गए मैं उन सब की वीडियोस बना के जल्दी से अपलोड करूंगा, टाइम बहुत कम है हमारे पास, क्लियर है यहाँ पे। तो जॉन रॉल्स के द्वारा तो जस्टिस की थ्योरी दी गई है, इसका मतलब क्या है। जॉन रॉल्स के द्वारा 3 थ्योरी दी गई है। सबसे पहले सभी को इक्वालिटी का राइट्स मिलना चाहिए, यानी कि सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा कहा गया सभी को स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, स्वतंत्रता का मतलब सभी को लिबर्टी का अधिकार मिलना चाहिए। और तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने ये कहा कि सोसाइटी में मान लो इतने सारे लोग रहते हैं और इतने सारे लोगों के अंदर मान लो ये गरीब लोग हैं और इन गरीबों में भी जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं वो ये लोग हैं। तो जॉन रॉल्स के द्वारा ये कहा गया कि जिनके पास मिनिमम है उनको मैक्सिमम मिलना चाहिए, रियल में यही जस्टिस होगी। तो इसने क्या कहा, मिनिमम को मैक्सिमम मिलना चाहिए, यानी कि ये मान लो इतने सारे लोग हैं, इनमें ये पिछड़े हुए थे, इनमें भी पिछड़े हुए ये लोग हैं मान लो, ठीक है। तो इसने कहा कि न्यूनतम को अधिकतम मिलना चाहिए, मिनिमम को मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो 3 प्रिंसिपल ये दिए गए हैं। इससे पहले की जो कंडीशन थी वो थी व्हील ऑफ इग्नोरेंस की कंडीशन, यानी कि एक इंसान पर्दे के पीछे होता है, उसको इन चीज़ों की समझ नहीं होती है, इसलिए उन लोगों के लिए जस्टिस क्या होगा ये डिफाइन करता है जॉन रॉल्स अपनी थ्योरीज के अंदर, जिसको हम जॉन रॉल्स की जस्टिस की थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसको मैंने आपको इस वाली वीडियो के अंदर बिल्कुल भयंकर तरीके से समझाया हुआ है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये वाली वीडियो भी आपको देखना है, उस लिस्ट के अंदर आपको ये मिल जाएगी, सीक्वेंस में है, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, उसी लिस्ट के अंदर एक एक करके आपको सारे वीडियोस देख लेना है। साथ ही इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी देने वाला हूं मैं आप सभी को, ताकि वीडियोस देखने के बाद अगर आपने उन नोट्स को पढ़ डाला, लैब झिंगा डाला, उस नोट्स को कैसे डाउनलोड करेंगे अभी आपको मैं समझाऊंगा। इससे पहले सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बता देता हूं। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, संरक्षणात्मक भेदभाव से आप क्या समझते हैं? क्या आप मानते हैं कि संरक्षण मूलक भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांत का हनन करता है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। अब आप ये सोचोगे भाई संरक्षण मूलक भेदभाव क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को एक नहीं अनेक तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है, बट मेन कॉन्सेप्ट है सुरक्षात्मक भेदभाव या संरक्षणात्मक भेदभाव क्या है और क्या ये निष्पक्ष तरीके से इंप्लीमेंट होता है या नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब होता क्या है। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर यही होता है, अगर आपको वर्ड्स के अच्छे से मीनिंग पता है तो आप उसमें कुछ ना कुछ लिख ही दोगे। तो सुरक्षात्मक भेदभाव का मतलब होता है रिजर्वेशन। तो आप बोलोगे अच्छा ये होता है क्या जो ST SC OBC को मिलता है रिजर्वेशन आरक्षण? तो हाँ भाई वही होता है। जस्ट पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसको सुरक्षात्मक भेदभाव कहा जाता है, अमेरिका के अंदर इसको अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है, हिंदी में बोले तो सकारात्मक कार्यवाही। तो एग्जाम के अंदर चाहे कुछ भी बोल दे आपसे, आपको घबराना नहीं है, आपको अपना सीट बेल्ट बांध लेना है और सीट भर देना है। यानी कि सुरक्षात्मक भेदभाव, संरक्षणात्मक भेदभाव, अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन, ये सब के सब सेम है, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, यानी कि आरक्षण का मतलब क्या होता है। सोसाइटी के अंदर जो अभी भी बैकवर्ड है इकोनॉमिक रूप से या जिनके साथ इतिहास में काफ़ी शोषण किया गया है, तो वो भी सोसाइटी के मुख्य धारा में आ सके, उनको भी लेवल पे लाया जा सके, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा उनको इकोनॉमिक रूप से और एजुकेशनल रूप से उनको हेल्प दी जाती है, चाहे वेल्थ के रूप में या रिसोर्सेज के रूप में, ताकि सोसाइटी में वो भी उन लोगों के बराबरी आ सके। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है कि रिजर्वेशन का मतलब होता क्या है, लेकिन ये एक डिबेट का इशू है, क्योंकि इसमें आपसे ये पूछा गया स्पेशली कि प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस, यानी कि जो निष्पक्षता का सिद्धांत है, क्या ये उसको फॉलो करता है, क्या निष्पक्ष तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है या नहीं किया जाता है। भारत के अंदर जितने भी डिबेट के इशू हैं उन सभी इशूज़ में एक ये भी इशू है कि आरक्षण का फ़ायदा किसको कितना मिला है, क्या सही लोगों को इसका फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब जितने भी लोग हैं उन सभी का अलग अलग इस पे पॉइंट होगा, और मैं भी आरक्षण यानी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ। आरक्षण मिलना सही है,
अगर उसका फायदा सही लोगों तक पहुंच पा रहा है तो इसलिए इसको प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, यानी कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया हो, इसी को हम प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन या आरक्षण के नाम से जानते हैं। इसको भी मैंने अपने इस वाले वीडियो के अंदर समझाया हुआ है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक लाइव क्लास मैंने ली थी जिसके अंदर मैंने इस पूरे पॉइंट को अच्छे से समझाया हुआ है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप सभी को? तो इस वाले वीडियो के अंदर मैं सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आप सभी को, ताकि दिक्कत ना है। जिसको मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है उसको दोबारा समझाकर मैं अपना और आपका टाइम जाया नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं और भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको समझाने वाला हूँ। इस बार सब्जेक्ट्स थोड़े ज्यादा हो गए हैं। बाकी अभी आपको मैं नोट्स दूंगा, एंड तक बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट क्या, नारीवादी राजनीति सिद्धांत में राजनीति में व्यक्तिगत है से क्या अभिप्राय है? इसी क्वेश्चन को निजी ही राजनीतिक है इस तरीके से पूछा जा सकता है, या पितृसत्ता पर उग्र नारीवादी परिदृश्य का परीक्षण कीजिए। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन घुमा कर पूछा जा सकता है, बट इन सभी का आंसर एक ही है। मेरी वीडियोस और नोट्स की खासियत यही होती है कि चीजों को मैं एलिब्रेट तो करता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको वो सभी क्वेश्चन बता देता हूँ जिस तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है। तो ये चीज आपको काफी हेल्प करती है आपके एग्जाम्स के अंदर। क्लियर है? तो नारीवाद का मतलब क्या होता है? नारीवाद यानी फेमिनिस्ट हर वो इंसान है जो महिलाओं और पुरुषों में इक्वलिटी की बात करता है, जो ये कहता है कि मेल और फीमेल बाय नेचुरल बिल्कुल इक्वल है, उनमें बायोलॉजिकल डिफरेंसेस पाई जाती है, बट नेचुरल रूप से सभी को इक्वल बनाया गया है। अब एक लड़की है, लड़की होने की वजह से वो ये काम नहीं कर सकती, ये कहा गया है। बट सोसाइटी के अंदर ऐसे काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं जिन्होंने महिलाओं यानी फीमेल्स को एक दोयम दर्जे का अधिकार देकर उनको कई सारी सुविधाओं से वंचित रखा है, यानी कि जिन्हें राइट्स के लिए भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा है। तो फेमिनिज्म के द्वारा किन बातों पर जोर दिया जाता है? सबसे पहले मेल प्लस फीमेल, इन दोनों की इक्वलिटी पे बात किया जाता है। यह हमेशा से इस बात के लिए संघर्ष करते रहे हैं कि महिलाओं को भी वो दर्जा दिया जाए जो पुरुषों को दिया जाता है। अब दोनों अगर सेम काम करते हैं तो पुरुषों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, महिलाओं को कम दिया जाता है। तो ये कैसी सोसाइटी है हमारी? सबसे पहला संघर्ष। दूसरा पॉइंट क्या, ये पेट्रियार्की सिस्टम को एंड करने की बात करते हैं। पेट्रियार्की सिस्टम का मतलब क्या होता है? पितृसत्तात्मक, जहाँ पे पिता की संपत्ति पे घर के बेटों का अधिकार होगा, पुत्रों का अधिकार होगा, बट बेटियों का अधिकार नहीं होगा। दूसरी बात। तीसरी, ये दहेज प्रथा को खत्म करने की बात करते हैं, क्योंकि इसके वजह से एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है। तीसरी एंड फोर्थ पॉइंट में पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का वो भी कम है। अब इंडिया में ही देख लीजिए, अब तो फीमेल्स ने चाहे हेल्थ हो, डिफेंस हो, एजुकेशन हो, सब जगह पर झंडा गाड़ रखा है। आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले भी रही है, डिफेंस तक भी पहुंच गई है। बट हम पहले के ट्रेडिशन में देखें तो सती प्रथा जैसे कॉन्सेप्ट, यानी कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट भारत में देखे गए हैं जिनका आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है। महिलाओं को सिर्फ चार दीवारी से रखना, उनके प्रति ये सोच रखना तो क्या ही करेगी पढ़ लिख कर भी, घर के ही तो काम करना है, शादी के बाद भी क्या कर लेगी पढ़ लिख कर, ये कहकर ना पढ़ाना, लड़का पैदा हो तो खुशी बनाना, लड़की पैदा हो तो दुख बनाना। तो ऐसे काफी सारे कॉन्सेप्ट है जो मानवता को शर्मसार कर देती है। तो फेमिनिज्म इन सभी को खत्म करने की बात करती है। सबसे बड़ी बात, ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि राजनीति के अंदर भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, इसकी बात करती है। जैसे हम देखें कि महिलाओं को इंडियन पार्लियामेंट के अंदर भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये बिल आज तक पास ही नहीं हो पाया। इंडियन पार्लियामेंट के अंदर लोग चाहते ही नहीं है भाई। इसलिए भारत के अंदर पैसों की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। जितनी ये नीयत साफ हो गया तो महिला पुरुष में इक्वलिटी भी होगा, देश बहुत तरक्की भी करेगा। तो नारीवाद के द्वारा जो भी डिमांड की जा रही है, ये डिमांड एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज करने से पहले मानसिकता में चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि एक लड़की जब भी बैठ के फोन छेड़ रही है तो वो अपने बॉयफ्रेंड से ही बात नहीं कर रही होती। अगर कोई लड़की 7 बजे के बाद भी बाहर जा रही है तो क्यों जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्या करने जा रही है, गलत मानसिकता से सोचना ये भी कहीं ना कहीं गलती है। सभी पेरेंट्स अपनी बच्चों की भलाई चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। उनको ये डर रहता है कि यार कुछ कहीं हो ना जाए, रात का टाइम है, लेकिन फिर भी हमेशा सिर्फ यही देखना कि लड़कियां नहीं जा सकती या ये काम लड़कियां नहीं कर सकती, तो ये कहाँ की मानसिकता है भाई? इसमें चेंजेस करना है। तो फेमिनिज्म के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। इसके अंदर 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, यानी कि नारीवाद के 3 लहरें। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, तो प्लीज इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना, जिसके अंदर मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अधिकार को परिभाषित कीजिए। अधिकार का मतलब क्या होता है? वो हक जो आपको और मुझे एक इंसान होने के नाते मिलना चाहिए। अब चाहे मौलिक यानी कि फंडामेंटल राइट्स के रूप में हम सभी को इक्वालिटी यानी कि समानता का, लिबर्टी का, जस्टिस का, या सेक्युलरिज्म के रूप में रिलीजन का राइट्स मिलता है, तो ये सभी हम कहीं ना कहीं हमारे राइट्स हैं। तो राइट्स के लिए हमें क्या संघर्ष करना पड़ा है? और राइट्स के 3 प्रकार हैं। इसको हमने 3 पीढ़ियों में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले हमने डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया, उसके बाद हमने राइट टू वोट के लिए स्ट्रगल किया, देन उसके बाद हमने अपने सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के लिए स्ट्रगल किया। तो ये चीज़ आपको बताना है कि 3 जनरेशन राइट्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैंने आपको ये अपने राइट्स वाली वीडियो में डिफाइन किया हुआ है। अगर आपने इन सारी वीडियोस को देखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा हुआ तो लिस्ट मैंने आपको दे दिया है। टाइम वेस्ट मत करना, इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस पे जाना और धावा बोल के सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देख लेना। इसके बाद आता है हमारा स्वतंत्रता के ऊपर बर्लिन के ही तरह
जेएस मिल के जो विचार हैं ये बताना है। ये आपको जो मैंने बताया था लिबर्टी का जो नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ये जेएस मिल ने अपनी बुक ऑन लिबर्टी में कहा है कि पॉजिटिव लिबर्टी में लोगों को जो मन चाहे करने दिया जाए, बट अगर उसके काम से किसी और को नुकसान पहुंचता है तो स्टेट आकर वहाँ पे उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाएगा। ये हो गया पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता। लेकिन नेगेटिव लिबर्टी का मतलब एक इंसान को जो मन चाहे वो कर सकता है, यहाँ पे स्टेट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान से खतरा हो सकता है, इसलिए इसको नेगेटिव लिबर्टी कहा जाता है। इसको मैंने अपने इस वाली वीडियो में बताया हुआ है, जेएस मिल का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद हमारा आता है नोजिक का न्याय सिद्धांत। जैसे जॉन रॉल्स के द्वारा न्याय का सिद्धांत दिया गया है, सेम इसी तरीके से नोजिक के द्वारा दिया गया है। तो जॉन रॉल्स की तरह ही मैंने नोजिक का भी कॉन्सेप्ट अपने जस्टिस की थ्योरी वाली वीडियो में बताया हुआ है। आप प्लीज इस वाले वीडियो को भी देख के इस टॉपिक को अपना क्लियर कर लेना। इसके बाद हमारा लोकतंत्र पे क्वेश्चन आता है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। इसमें आपको यह बताना है कि लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है और आज इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसके लिए अलग अलग कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि मैंने आपको अपनी डेमोक्रेसी वाली वीडियो में बताया हुआ है। ये काफी इजी कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आ जाएंगे। इसके बाद शॉर्ट नोट्स आते हैं एग्जाम के अंदर। टोटल 8 क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करना है। 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग करना है और एक क्वेश्चन जो 8वां होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है, इसके अंदर आपको 4 पॉइंट दिए जाते हैं। इन चारों में से कोई भी आपको 2 पॉइंट करना होता है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि शॉर्ट नोट्स एक आपको अटेम्प्ट करना है, 3 आपको लॉन्ग करना है। शॉर्ट नोट्स में से कोई आपको 2 ही अटेम्प्ट करना होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जैसे कि मान लो पितृसत्ता पे आ गया, पटियार के सिस्टम पे, वही कि एक फादर की प्रॉपर्टी पे घर के डॉटर्स का भी अधिकार होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। सोसाइटी में पटियार के सिस्टम यानी कि पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, जहाँ पे सिर्फ बेटों का ही अधिकार होता है। इसके लिए फेमिनिज्म के द्वारा काफी स्ट्रगल किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्राकृतिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट, जिसका कॉन्सेप्ट किसके द्वारा? जॉन लॉक के द्वारा दिया गया है। और जॉन लॉक ने अपने कॉन्सेप्ट में यह बताया कि नेचुरल राइट्स के रूप में 3 राइट्स लोगों को मिलते हैं। पहला राइट टू लाइफ, दूसरा राइट टू लिबर्टी, तीसरा राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये हमारे नेचुरल राइट। तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्वतंत्रता और समानता के बीच में संबंध बताओ। तो आपको बताना है लिबर्टी और इक्वलिटी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। अगर आपको जूता पहनना है तो आपको दोनों ही जूते पहनने होंगे। एक जूते पहनकर अगर आप कहीं चले गए तो काम नहीं चलेगा। सेम इसी तरीके से लिबर्टी के साथ अगर आपको इक्वलिटी नहीं मिलता है या इक्वलिटी मिलता है बट लिबर्टी नहीं मिलता है तो काम नहीं चलेगा। सोचो जरा, ये कह दिया जाए कि सभी इक्वल हैं, सभी एक समान है, लेकिन आपके पास लिबर्टी नहीं है। कोई भी आके कभी भी आके आपके घर में घुस के ठोक डालेगा, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि लिबर्टी नहीं है। सरकार कभी आके दमन कर सकती है आपको, आपके अधिकार को हनन हो सकता है, वॉयलेंस हो सकता है। तो लिबर्टी ना होने का मतलब है आपके पास इक्वलिटी भी नहीं है। वैसे अगर ये कह दिया जाए कि सभी के पास लिबर्टी है, अरे आप सब आज़ाद हो, लेकिन इक्वलिटी ना हो, अभी भी अमीर गरीब में शोषण किया जा रहा हो या पर कास्ट लोअर कास्ट में एक्सप्लॉयटेशन हो ही रहा हो, तो किस बात का लिबर्टी भाई? इसलिए लिबर्टी और इक्वलिटी में बहुत गहरा संबंध। जैसे कभी किसी को गहरी मोहब्बत हो जाती है तो एक लड़का हो या लड़की हो वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते यार। सेम इसी तरीके से स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। बहुत गहरी मोहब्बत इन दोनों के बीच में। तो इस तरीके से ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं। आई होप आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मैंने आप सभी को ऑल वीडियोस का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने सबसे पहले सिलेबस का वीडियो आएगा, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, सारे चैप्टर आपके पास सीक्वेंस में आ जाएंगे। तो आपको भटकना कहीं नहीं है, आपको एक एक करके इन सारी वीडियोस को देखते जाना है। टाइम आपके पास इतना है कि एक दिन में आप 2 वीडियोस आराम से देख लोगे। क्लियर है? तो एंड तक आपको इस सारी वीडियोस को देखकर इन सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। और जैसे आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नोट्स का लिंक दिया है, जिसके अंदर मैंने आप सभी को इन सभी क्वेश्चन को डिफाइन किया है जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, जिसको आप पढ़कर एज इट इज सेम फॉर्मेट में आप एग्जाम में लिख सकते हो, जिससे कि DU-SOL के अंदर आपको बेहतरीन मार्क्स मिले। जिसके अंदर इंट्रोडक्शन, थिंकर के व्यूज, उनके स्टेटमेंट, उनके बुक्स के नाम, साथ ही साथ आपको डायग्राम्स, पिक्चर्स के साथ एंड आपको टू द पैराग्राफ में एंड क्रिटिसिज्म, इवैल्यूएशन और कंक्लूजन, इन सभी को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके आपको आंसर दिया गया है। सेम फॉर्मेट में आपको पढ़ के जाना है। तो मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की बजाय या मार्केट के अंदर ऐसे काफी सारे तामझाम होते हैं जिनको पढ़ लेने से समझ में तो आता नहीं है, और हम जितना ही पढ़ ले हमें ये लगता है यार कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने। इसलिए हमने एक सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनाए हैं और ये हम पिछले 10 सालों से सभी स्टूडेंट्स को देता है। तो सभी स्टूडेंट्स इस चैनल के थ्रू नोट्स को लेते हैं, वीडियोस को देखते हैं, अपना फीडबैक भी देकर जाते हैं। तो सिंपल क्या करना है, आपको लिंक पे क्लिक करना है और आप सभी को इन नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। इस तरफ हिंदी मीडियम में है और इस तरफ इंग्लिश मीडियम में है। मान लो आप सभी को चाहिए पॉलिटिकल साइंस का नोट्स, तो सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए और इस नोट्स को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मार्केट से आप कोई सी भी बुक लाओगे
उसके लिए आपको पेमेंट करना ही होगा, उसके बाद ही आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो हम नोट्स बनाते हैं, हमारी पूरी टीम और DUSL के टीचर्स इस नोट्स को बनाने में पूरी हमारी हेल्प करते हैं। अगर मेरी आपको बातें समझ में आ रही है तो ये नोट्स आपको इतनी ईजिली समझ में आ जाएंगे जिससे कि आप एग्जाम्स के अंदर ये चुटकी बजा के सारा आंसर लिख कर आ जाओगे। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस नोट्स को एक बार डाउनलोड कर अच्छे से एक बार उन सभी क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेना है जो मैंने आपको अभी स्लाइड्स पे समझाया है। तो सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे नोट्स दिए गए हैं। वीडियो देख लेने के बाद अगर आपने इस नोट्स को पढ़ डाला, लैब झिंगा लाला। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ इसको सफल बनाना। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस का फ़ायदा सभी तक पहुंच पाए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना, कमेंट्स करके बताते रहना कि वीडियो कैसी लग रही है। चैनल पे नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि अब आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। रेड बटन दबाइए क्योंकि वो फ्री है, दबा दीजिए फटाफट। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।